MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर देना या खत्म कर देना वही MTP कहलाता है। ठीक है, इट इज बेसिकली अबॉर्शन। So intentional or voluntary termination of pregnancy before the fetus become viable is called MTP और induced abortion। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को जानबूझकर इंटेंशनली या फिर वॉलेंटरी जानबूझकर टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, इससे पहले कि फीटस जो है वो विएबल हो, उसी को MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। 45 to 50 मिलियन MTP पर ईयर, दैट इज 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन MTP की जाती है हर साल। ठीक है, जो कि क्या है, टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 हिस्सा है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ MTP। MTP का महत्व क्या है? तो टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। ठीक, कई बार क्रिमिनल कंडीशन में या फिर कोई क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रेप होता है अगर किसी का, तो इन दैट केस अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो क्या होती है, एक अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। तो उससे गेट राइट करने के लिए या छुटकारा पाने के लिए MTP की जाती है। ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। कई बार कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, और इन दैट केस अगर वापस से प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी MTP जरूरी है। नेक्स्ट है फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस। कई बार ऐसा होता है कि कोइटस मतलब मीटिंग के दौरान अगर मेल या फीमेल किसी ने भी कॉन्ट्रासेप्टिव ली है, कोई पिल्स ली है, तो कई बार वो पिल जो है वो फेल हो जाती है, और इन दैट केस जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी MTP की जाती है कई बार। इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड पोस्ट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ आइदर मदर और फीटस और बोथ, सो MTP कुड बी डन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में या तो मदर की लाइफ को थ्रेट होता है, खतरा होता है, या फिर कोई या फिर जो बच्चा होता है फीटस, उसकी लाइफ को खतरा होता है, या बहुत सारे केसेस में दोनों की लाइफ को ही खतरा होता है। तो इन दैट केस MTP की जाती है। इफ चाइल्ड विल सफर फ्रॉम एबनॉर्मेलिटीज एज टू बी हैंडीकेप्ड। कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ वॉम्ब में अच्छे से हो नहीं पाती है। ठीक है, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज रहती है। ठीक है, जैसे कि वो हैंडीकैप हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी MTP कराई जाती है, क्योंकि जो बेबी है अगर वो फुली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, वो हैंडीकैप्ड है, उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, तो ऐसे बच्चे बच्चे जो रहते हैं वो उनको उनको लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो इस कंडीशन में भी MTP कराई जाती है। तो ये कुछ रीजंस है जो कि जिसके कारण MTP जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। नेक्स्ट है MTP एक्ट 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड इन 1971 with some strict condition to avoid its misuse such as female feticide। ठीक है, MTP एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने लीगलाइज्ड कर दिया है, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है ताकि इस चीज का मिसयूज ना हो। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, लिंग परीक्षण कराते हैं। ठीक है, और अगर वो फीमेल होती है तो फीमेल फेटिसाइड करा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करा देते हैं। ठीक है, तो ये एक मिसयूज हो जाता है MTP का। तो इस कंडीशन में MTP एक्ट 1971 एक्ट लागू किया गया। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017। According to this, pregnancy may be terminated on certain ground within 12 वीक्स। ठीक है, इस एक्ट के दौरान जो MTP है वो 12 वीक्स के अंदर अंदर ही होना लीगली सही है। इसके बाद अगर MTP कराई जाती है तो वो कानूनन जुर्म होती है। बाय ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 12 to 24 वीक्स बाय ओपिनियन ऑफ 2 RMP। ठीक है, तो
12 से लेकर के 24 हफ्ते तक, कुछ का ओपिनियन है कि 12 वीक तक जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना सही है, और कुछ लोग जो है जैसे कि आरएमपी के अनुसार 12 से लेकर 24 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसकी एमटीपी कराना लीगली सही है। ठीक है, उससे बड़ा अगर बच्चा हो जाता है और उसकी अगर एमटीपी कराई जाती है तो वो कानूनन सही नहीं रहती है। ठीक है, वो लीगली सही नहीं है, क्योंकि इस इन दैट केस बेबी और मदर दोनों की लाइफ को खतरा होता है। ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन आर constitution of pregnancy would involve risk to life of pregnant woman or physical mental health get disturbed। ठीक है, क्योंकि एमटीपी के कारण क्या होता है, उस प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को भी रिस्क होता है और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। देयर इज अ रिस्क दैट चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, और टर्मिनेशन इसीलिए भी कराई जाती है क्योंकि हो सकता है कि जो चाइल्ड बोर्न हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो, तो उसकी रिस्क रहती है। एमटीपी एमटीपीज आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विच इज 12 वीक, इसमें एमटीपी कराना सेफ होता है। ठीक है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 5th मंथ या 6th मंथ की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें थोड़ा सा रिस्की होता है। एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर एमटीपी इज नॉट अलाउड, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो एमटीपी कराना अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट है एमिनोसेंटेसिस। इट इज इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है फीटस का, डेवलपिंग फीटस का, उसको लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, फीटल की जो सेल्स है, ठीक है, और जो उसमें सब्सटेंस डिसॉल्व है उसको जांचा जाता है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जन्मजात कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, जन्म से ही जो प्रॉब्लम रहती है या कोई बीमारी रहती है उसका पता लगाना। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस का, ये इसीलिए किया जाता है कि बेबी की जो एबनॉर्मेलिटीज है उसको चेक किया जा सके। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हेमोफिलिया हो सकता है, स्पाइनोसेबर एटेक्सा हो सकता है, ये कुछ बीमारियां हैं, तो इसको जांचने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है बाय एमनियोसेंटेसिस द जेंडर ऑफ फीटस कैन बी नोन। इस टेक्निक के हेल्प से बेबी का या फीटस का जेंडर भी पता लगाया जा सकता है। इन इंडिया पीपल यूज दिस टेक्निक टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस। इंडिया में इस टेक्निक का यूज बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि जो बेबी है, वोम्ब में जो बेबी है वो लड़का है या लड़की है, एंड देन किल द फीमेल फीटस, और अगर लड़की होती है तो उसको किल कर दिया जाता है। इट इज इलीगल एंड कॉज जेनेटिक इम्बेलेंस। ये इलीगल होता है और इसके कारण से जेनेटिक इम्बेलेंस हो जाता है। सो एमनियोसिंथेसिस इज बैंड इन इंडिया। इसी कारण से इंडिया में एमनियोसिंथेसिस बैन है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस जो कि सेक्स के कारण एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज एसटीआई। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर ट्रांसमिट होता है तो उसी को हम एसटीआई कहते हैं। एसटीडी इज ऑल्सो कॉल्ड वेनरल डिजीज। ठीक है, एसटीडी को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनरल डिजीज या जानलेवा बीमारी भी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कुछ एग्जाम्पल है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, बैक्टीरियल एसटीआई होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल एसटीआई क्या होता है, एक तो गोनोरिया होता है,
गोनोरिया ये किसके कारण होता है? नाइसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि सिफिलिस जो है विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये किसके कारण होता है? तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रेपेनोमा पोलिडियम। फिर है क्लाइमेडिस, ये होता है आइलेमडिया ट्रेकोमेटिस। नेक्स्ट है प्रोटोजोन एसटीआई, मतलब ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ट्राइकोमोनेसिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है वायरल एसटीआई। ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन या ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि वायरस के कारण होते हैं। इसमें है जेनिटल वार्ड्स, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, फिर है एड्स, एक्वायर्ड एड्स का फुल फॉर्म आ सकता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका वायरस कौन सा होता है? एचआईवी। एचआईवी का भी फुल फॉर्म आ जाता है कई बार एग्जाम में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। फिर है जेनिटल हार्पस, ये हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये बीमारियों के नाम और उनके जो वायरस है उनके नाम आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी एंड एड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फॉर्म फ्रॉम मदर टू फीटस। अब जो हेपेटाइटिस बी और एड्स की जो बीमारी होती है, ठीक है, वो एक एक से दूसरे इंजेक्शन को शेयर करने में, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई इंजेक्शन लगाया और उसी नीडल से दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया तो ये बीमारी फैल जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सर्जरी करने में डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ दूसरे की सर्जरी करने में भी अगर यूज कर लिया जाता है तो भी ये बीमारी फैलती है। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड चढ़ाना या इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और में चढ़ा देते हैं तो भी ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद मदर से उसके फीटस में, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो 99% चांस है कि उसके बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है अगर मदर को है तो। उसके बाद है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पस एंड एचआईवी इन्फेक्शन अदर आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, मतलब हेपेटाइटिस बी को छोड़ करके जो जेनिटल हर्पस होता है और जो एचआईवी के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, अगर उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो वो कंप्लीटली क्यूरेबल है, मतलब उसको हम उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम पर उसका पता चल गया, उसको प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट मिल गया उस पर्सन को तो वो बच सकता है। बाकी हेपेटाइटिस बी जो है ये जानलेवा बीमारी होती है, इसमें डेथ जो है वो निश्चित है। उसके बाद है सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेज में इन बीमारियों के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो माइनर ईचिंग, ठीक है, थोड़ी सी खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, स्लाइट पेन, हल्का सा दर्द होता है, स्वेलिंग सूजन होती है। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक, मतलब कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है उनमें सिम्टम्स दिखते ही नहीं है कई बार, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिटरमाइन द डिजीज इन दैट केस। सो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, मतलब पेल्विक एरिया में सूजन आ जाती है, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ। ठीक है, तो मतलब ये जो इन्फेक्शन है या जो बीमारी है जैसे हेपेटाइटिस बी है या ये जो एचआईवी है, तो इसके कारण क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, तो जो जाइगोट होता है, अब जैसे हमारा फीमेल ऑर्गेन होता है इस तरीके से, ठीक है, तो जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इस एरिया में होना चाहिए, बट यहाँ ना होकर के वो ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है या कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन यूटेरस की दीवारों में ना होकर के कहीं और हो जाए
तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और स्टिल बर्थ मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होना, ठीक है। तो एबॉर्शन होना, स्टिल बर्थ होना, ठीक है, इनफर्टिलिटी होना, कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और ये जो इन्फेक्शन, ये जो है HIV, हेपेटाइटिस बी, इनके सिम्टम्स होते हैं ये, ठीक है। तो सो इट इज़ वेरी फैटल। नेक्स्ट है वनरेबल एज ग्रुप 15-24 ईयर, ठीक है, ये इस एज की लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, अनजाने लोगों से और एक से ज़्यादा पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करना। नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम, गो फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमेशा कॉन्डोम का यूज करना है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। और अगर हमको कुछ ऐसे सिम्टम्स पता लगते हैं तो अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट टाइम पर ले लिया जाए, तो इससे इन बीमारियों से प्रिवेंशन हमें मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। तो inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected or casual sexual intercourse is called infertility, ठीक है। तो infertility क्या होता है कि बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए कोई कपल सेक्सुअल एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो और 2 साल हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल, तो हम कह सकते हैं कि उसको क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, सबसे पहले हम मेल्स में जो इनफर्टिलिटी होती है उसके कॉजेज हम देखेंगे। सो इसका फर्स्ट रीजन है लो स्पर्म काउंट एंड प्रॉब्लम्स इन पेनिस इरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन है उसका कि जो स्पर्म काउंट है वो लो हो सकता है, ठीक है। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पर्टिकुलर अमाउंट स्पर्म का डिसाइड किया है, ठीक है, उससे अगर कम है तो वो लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आता है। तो अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी इनफर्टिलिटी होती है। प्रॉब्लम इन पेनिस इरेक्शन, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेनिस में इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाती, तो इन दैट केस इंटरकोर्स भी नहीं हो पाता। सो इट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। उसके बाद है स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म्स आर नॉट एबल टू रिच द एग, ठीक है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि इस स्पर्म जो है वो उसका काउंट भी सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, बट वो मोबिलिटी नहीं है उनमें, मतलब उनमें गति नहीं है, ठीक है। तो अगर जो स्पर्म है वो उनमें मोटिलिटी नहीं है या मोबिलिटी नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाते। और फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है उसका एग से मीट करना जरूरी है। तो इस केस में भी जो मेल है वो अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते। उसके बाद है एबनॉर्मल स्पर्म, जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है, उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल है। मतलब अगर इस टाइप के जो स्पर्म होते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, तो ऐसे स्पर्म अगर फर्टिलाइज होकर के अगर बेबी बनते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती है, ठीक है, उनका उनके हाथ पैर या कोई मेंटल कंडीशन उनको होती है, ठीक है। सो उसके बाद है एज विथ ग्रोइंग एज, एज विथ ग्रोइंग एज चांस ऑफ इनफर्टिलिटी इंक्रीज, ठीक है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ ज्यादा उम्र का कोई मेल है तो उसको भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, तो उसके चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है STI, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है अगर उस पर्सन को, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, अब इसके कारण क्या क्या है? ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो सकता है उसको, उसके बाद उसको हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया हो सकता है, एक्सेस प्रोलेक्टिन स्टॉप्स और अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन एंड कॉज इनफर्टिलिटी। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो या तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब उसका जो पीरियड साइकिल है वो सही से नहीं है, ये ज्यादा दिन का है या बहुत कम दिन का है, ठीक है। तो जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज से 35 डे
तक अगर है तो उसको हम हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उससे ज्यादा या कम होता है तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो उस कारण से ओव्यूलेशन में भी डिसऑर्डर आ जाता है, ओव्यूलेशन की डेट भी आगे पीछे या गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हाइपर प्रोलेक्टेमिया। इस ये जो बीमारी है, ये प्रोलेक्टिन जो है वो ज्यादा अगर एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर एडवर्सली इफेक्ट होता है या फिर वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है और इनफर्टिलिटी का कारण ये बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है एग एग क्वालिटी इज नॉट गुड और जेनेटिकली एबनॉर्मल। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है उसके एग तो बन रहे हैं बट उसकी क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटीज उसको बच्चे को बचपन से ही आ जाती है, तो इस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी होती है। एज फैक्टर भी होता है, ज्यादा उम्र की लेडीज जो रहती है उनमें प्रेगनेंसी रिलेटेड या इनफर्टिलिटी होती है उनमें। इनमें भी एसटीआई हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर है तो भी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद है अदर फिजिकल कॉन्जेनिटल। ठीक है, कॉन्जेनिटल जन्मजात बीमारियां अगर हो सकती है, ड्रग्स अगर कोई ले रहे हैं, डिजीज है, कोई बीमारी है, इम्यूनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल। कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेने से भी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। There are various methods to help in fertile couple to have baby are known as assisted reproductive technology। ठीक है, तो ऐसे कपल्स जो कि इनफर्टाइल है, ठीक है, जो कंसीव नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे मेथड्स होती है और उन मेथड्स का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आईवीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जितने भी नाम है इनके फुल फॉर्म जो है वो आपको 1 मार्क्स में इसमें से आएंगे। ठीक है, तो जो आईवीएफ है इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी इज नोन एज आईवीएफ। ठीक है, तो आईवीएफ में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर होता है, लेकिन जो एनवायरमेंट है, ठीक है, जो कंडीशंस रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, मतलब वॉम्ब के अंदर या पेट के अंदर जो जैसी कंडीशन होती है डेवलप होने के लिए, सेम वैसी ही कंडीशन आर्टिफिशियली उसको प्रोवाइड कराई जाती है, उसी को आईवीएफ कहा जाता है। और आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ओवा है वो वाइफ का भी हो सकता है या फिर कोई डोनर का भी हो सकता है। ठीक है, वाइफ का अगर वाइफ अगर हेल्दी है, ठीक है, तो उसका ओवम ले सकते हैं, और स्पर्म अगर उसके हस्बैंड का सही नहीं है तो वो कोई डोनर जो है उसका लेना रहता है। ठीक है, तो ओवा और स्पर्म ये दोनों जो है वो डोनर के भी हो सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के हो सकता है। और जो जाइगोट होता है वो लेब में बनता है, कोई ग्लास वेयर में, मतलब कोई कांच का कोई कंटेनर रहता है उसमें वो जाइगोट बनता है। आईवीएफ फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक है, जो आईवीएफ है वो एम्ब्रायो ट्रांसफर के द्वारा होता है, ईटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ZIFT और IUT। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो ऑफ IVF अप टू 5 ब्लास्टोमर्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो बेबी रहता है जब वो 5 ब्लास्टोमर्स की कंडीशन उसमें रहती है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, इज नोन एज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मतलब जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। ठीक है, और वो उसका साइज कैसा होना चाहिए, 5 ब्लास्टोमर्स जितना। उसके बाद है IUT इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो ऑफ IVF विथ मोर देन 5 ब्लास्टोमर्स मोरुला इनटू द यूटेरस इज नोन एज इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर। इसमें क्या रहता है कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो
5 ब्लास्टोमर्स से ज्यादा, मतलब वो 7 8, ठीक है, इतना हो सकता है, जो कि जिस कंडीशन को बोलते हैं हम मोरूला। ठीक है, तो इस इतने बड़े मोरूला को या ब्लास्टोमर्स को यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी को इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद है ICST, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। ठीक है, इसमें स्पर्म का ट्रांसफर होता है। इन लेब स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ZIF T एंड IUT इज यूज्ड। ठीक है, तो ICST में क्या होता है कि जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है लेब में। ठीक है, और फर्टिलाइज होने के बाद उसमें ZIFT या IUT की प्रोसेस कराई जाती है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ी। उसके बाद है इन विवो फर्टिलाइजेशन, IVF। द वर्ड विवो ट्रांसलेशन टू इनसाइड अ बॉडी। विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। Therefore, in vivo fertilization refers to the sperm and egg fuses inside the body. इस कारण से हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो एग और स्पर्म है उसका फ्यूज इंटरनल होता है। दिस इज डन बाय GIFT। इसका फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। Transfer of an ovum of donor into fallopian tube of a female who is unable to produce egg but can provide suitable environment for fertilization। ठीक है, तो GIFT जो है गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर जो है वो ऐसी फीमेल्स में होता है कि जो फीमेल्स जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक है, वो एग प्रोड्यूस करने में अनेबल होती है, लेकिन वो उस एग को अच्छा या सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकती है। तो इन दैट केस इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी फीमेल्स जो कि एग प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती, लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट जरूर प्रोवाइड करवा सकती है बेबी को। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम ऑफ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल। ठीक है, कोई भी डोनर होता है, कोई फीमेल डोनर होती है, उसकी बॉडी में एग अच्छे से बन रहे हैं, तो उसकी बॉडी में से जो ओवम है उसको ले लिया जाता है और उस फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड फर्दर डेवलपमेंट स्पर्म और ऑल्सो ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आगे के डेवलपमेंट के लिए स्पर्म जो है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराए जाते हैं। उसके बाद है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सेमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि कई बार मेल में इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी में से सेमेन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इंटरकोर्स में अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो इन दैट केस जो सेमेन है वो किसी डोनर से या फिर हस्बैंड से कलेक्ट करके फीमेल की वेजाइना में इंटर या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कलेक्टेड सेमेन इनटू यूटेरस ऑफ फीमेल आर्टिफिशियली स्टम्ड एज IUT। ठीक है, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। इसमें क्या रहता है कि कलेक्ट किया हुआ जो सेमेन है उसको फीमेल के यूटेरस में आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसी को IUT कहते हैं। जनरली यूज्ड इन केस ऑफ मेल कांट इंसेमिनेट। ठीक है, ये जनरली ऐसे केसेस में यूज होता है जिसमें मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं या फिर उनका स्पर्म काउंट कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ड्रॉबैक। इन सारी मेथड्स की कुछ कमियां हैं, तो वो देख लेते हैं। फैसिलेट्स आर फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन वेरी सेंटर्स इन कंट्री। ठीक है, मतलब IVF से रिलेटेड या ये सारी जो मेथड है ये हमारे देश के बहुत सेलेक्टेड जगहों पर ही इसके सेंटर्स अवेलेबल है। सुपर कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये सारे ट्रीटमेंट। सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, सोशल और रिलीजियस फैक्टर होते हैं, जैसे
कुछ अगर हमने डोनर का कोई स्पर्म ले लिया तो बहुत सारे ऐसे बोलते कि वो तुम्हारा बेबी नहीं है, वो तो किसी और का है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं जो इसकी इन सारी मेथड्स की क्या है, कमियां हैं। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दीज आवर लॉ परमिट्स लीगल एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बजाय हमारी लॉ में हमारे कानून में ने ये परमिट किया है कि हम किसी अनाथ बच्चे को या किसी डेस्टिट्यूट दिनहीन बच्चे को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको गोद ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड होती है किसी भी कपल्स को जो कि फर्टाइल नहीं है। ठीक है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो, उसको भी पेरेंट्स मिल जाएंगे, आपको भी बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, और इन सारी मेथड्स के कारण तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हमें चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। ठीक है, तो एडॉप्ट करना ज़्यादा सही है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।